पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेकंड T20 में शिकस्त होगी। ख्वाब था कि ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीतेंगे, लेकिन ये ख्वाब जो है वो टूट गया। आज पाकिस्तान की क्या गलतियां हुई हैं, किस वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है? मेरे हिसाब से तीन बड़ी गलतियां जो है वो आज पाकिस्तान ने की हैं। मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद है, अनस नवीद। ये अपने यूट्यूब पर भी बड़ा ही जबरदस्त शो कर रहे हैं माशाल्लाह, रेगुलर जो है वो क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। तो मैं स्पेशली अनस, सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा कि आपने जो है वो अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। तो सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा। थैंक यू सो मच भाई। और कोशिश करेंगे कि इसका जो फॉर्मेट है ना वो इनफॉर्मल रहे ताकि लोग हमसे ज़्यादा रिलेट कर सकें कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि फॉर्मल होके हम करें। हाँ, बाकी थैंक यू। इनफॉर्मल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अनस, मैं जरा बात ये करना चाहूंगी, आज पाकिस्तान को ना शिकस्त होगी, जो सीधी बात है। शिकस्त क्यों हुई? बात यह है कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट, जब से आकिब जावेद आए, पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जीती। वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। 28 साल बाद, 22 साल बाद जो है वो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। 28 साल बाद एडिलेड में जीते। T20 सीरीज में पाकिस्तान क्या मिस्टेक कर रहा है? आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में पाकिस्तान T20 सीरीज में क्या बड़ी मिस्टेक कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है? यार मैंने अभी इस पे वीडियो भी बनाई, उसमें भी तीन मुझे हंसी आई इस बात पे जब आपने तीन गाना, तो मेरे नज़दीक भी तीन थी। मैं डिटेल से तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं सरसरी वैसे बता देता हूँ। एक तो ये था कि मैंने तीन नाम लिए कि यार ये तो प्लेइंग 11 में या तो उनके ऑर्डर पे आपने सही नहीं है, लेकिन वो नाम ये है। एक तो बाबर आजम है, एक सलमान अली आगा और एक शाहीन अफरीदी। ये तीन मैंने नाम लिए हैं। इसके ऊपर जाहिर है डिटेल पूछोगे तो डिटेल में भी बता दूंगा कि क्यों इनका जो मसला है। लेकिन ज्यादा जो मलबा मैंने सोशल मीडिया पे देखा है ना, वो ये रिजवान पे डाला हुआ है और बाबर और रिजवान की ओपनिंग पे डाला हुआ है। सरसरी सा एक जुमले में अगर मैं बाबर की बात करूं, बाकियों की वजाहत नहीं करूंगा वरना लंबा हो जाएगा, कि बाबर की और रिजवान की ओपनिंग की बात हो रही है। अगर बाबर खेलेगा तो बाबर रिजवान ओपन एक ही जगह बनती है, बाबर की नीचे जगह ही नहीं बनती, क्योंकि उसकी नेचुरल गेम ही नहीं है T20 वाली। तो ये तीन नाम है। यानी कि आपका सिंपल ये है कि बाबर और रिजवान को अभी भी पाकिस्तान के तरफ से आगे भी ओपनिंग करनी चाहिए, आपका ये सिंपल है स्टांस? हाँ मेरा यही, यार देखो बाबर की और रिजवान की ओपनिंग के अलावा जगह नहीं ना उनके अंदर। अगर आप, मैं मिसाल दे देता हूँ, आपको 3 ओवर में 40 स्कोर बनाने हैं, बाबर और रिजवान कर सकते हैं उस सिचुएशन में। अच्छा, ये मैं सिर्फ अनस उसी यहाँ पे सिचुएशन पे इसमें एक थोड़ा और जुमला कि ये सिर्फ उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जब पावर प्ले के अंदर प्लेयर्स अंदर हो ना, इनकी शॉटें तब लग सकती हैं। पावर प्ले जैसे ही खुल गया इनकी शॉटें ही नहीं है छक्के वाली। नहीं, मैं यहाँ पे एक जो है वो बात ये करना चाहता हूँ अनस, की मिसाल के तौर पे आपके पास फखर जमान पीछे बैठा हुआ है। साइम अयूब का हमें हम्म पता है कि वो भी अग्रेसिव खेल सकता है। तो हम क्यों नहीं हम्म। अग्रेसिव प्लेयर्स को ऊपर लेकर आएंगे? 6 ओवर में हम 50-60 रन करें। क्या बाबर आजम को खिलाना बहुत जरूरी है? मेरे हिसाब से तो अगर बाबर बाबर नंबर 3 पर भी खेल सकता है। आपने क्यों लाजमी रिजवान और बाबर के साथ रहना, जबकि हमें पता भी है कि रिजवान ने आज क्या किया? आज का मैच आपने कहा लो, 25 बॉलों पे यार तकरीबन 16-15 स्कोर बनाया है। कप्तान कप्तान का क्या T20 के अंदर ये स्ट्राइक रेट करना चाहिए? तो आप अभी भी रिजवान बाबर कह रहे हो, मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ। नहीं, उसकी रीजन मैं आपको देता हूँ ना। आज की जो गेम की स्ट्रैटेजी थी वो ये नहीं थी जो आप कह रहे हो, मैं इसलिए इख्तलाफ कर रहा हूँ। आज की सिंपल स्ट्रैटेजी थी, आपने विकेटें हाथ में रखनी थी। 18 बॉलों पे आपको 55 भी चाहिए होता ना वो मिल जाता, अगर आपके पास 3 आउट हुए होते, आपके पास पीछे 7 बैट्समैन पड़े होते। आज की स्ट्रैटेजी ये नहीं थी कि आपने छक्का मारना था। रिजवान ने कंडीशन में जो स्लो खेल रहे हो ना, वो कंडीशन असेस कर गया था कि यार 148 कोई टोटल नहीं है, मैं अगर खड़ा रहा ना तो मैं एंड में कर जाऊंगा। लेकिन वो देखो छक्का मारा, आउट हुए और विकेटों की वजह से हम हार गए। तो इसी नहीं, वजह से यहाँ मैं पे बाबर और बाबर का तो वही वाली बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि बाबर या रिजवान पावर प्ले के बाद एबिलिटी नहीं रखते टीम में खेलने की। अगर वो खेलेंगे तो वो पावर प्ले में ही खेल सकते हैं, उसके अलावा वो खेल ही नहीं सकते, उनकी गेम ही नहीं है। उन्हें प्लेइंग 11 से निकाल दो। यानी कि आप सिंपल ये कह रहे हो कि बाबर और रिजवान से ओपनिंग करानी है। वो जो है वो पहले जो है वो 17 ओवर खेले, 17 ओवर खेल के वो 100 रन बनाए, और उसके बाद बाकी के जो प्लेयर थे वो 18 बॉलों पे 50 स्कोर बनाए। उन्होंने जो है वो 50 और 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। आप आपका ये स्टांस है कि ये प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, इसमें तो फैक्ट्स आपके गलत हैं। वो गलत इस तरह से हैं, अभी 10 स्पोर्ट्स की आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाओ, उन्होंने एक पोस्ट कल शेयर की थी। उसके अंदर से टॉप 100 पार्टनरशिप्स बताई हैं कि पूरी T20 के अंदर सबसे ज्यादा ओपनिंग की T20 में किसकी पार्टनरशिप्स हैं, तो रिजवान और
बाबर की 10-100 रन की पार्टनरशिप है, और आप इसमें विन रेशो भी निकाल लो कि इन पार्टनरशिप्स में अगर रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप 100+ हुई है तो उनमें से सक्सेस रेशो कितने का है। उसमें भी बाबर आजम और रिजवान डोमिनेट कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पाकिस्तान के लेवल पे नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड। नहीं, बात ये नहीं हो रही कि पार्टनरशिप 100 की है या 150 की है। पाकिस्तान स्टैट्स को एक सेकंड हम साइड पे करें, हम सिंपल एक जो है लॉजिकली बात करें, जो सामने एक चीज नजर आ रही है वो क्या है। वो ये है कि बाबर और रिजवान ओपनिंग करने आते हैं, वो आपको 6 ओवरों में कितना स्कोर करके देते हैं। अगर उनका दिन होगा तो वो आपको 40 कर देंगे, 45 कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, और अगर दिन नहीं होगा तो वो 36 स्कोर। क्या अब 2024 के अंदर भी, और आगे हमारा 2026 का वर्ल्ड कप है, हम इसी माइंडसेट से उतरे कि हमने 6 ओवरों में 36, 40, 45 करना है? यार ये तो आप स्टैट्स ही गलत पढ़ रहे हो ना, स्टैट्स इस तरह गलत पढ़ रहे हो। आप बाबर आजम की और रिजवान की लास्ट 10 इनिंग्स की पार्टनरशिप उठा लो, आप ठीक फिर है, उसकी एवरेज कैलकुलेट करो कि उन आप बताओ उन 6 ओवरों दस में क्या, पार्टनरशिप्स में, एवरेज रही उन है 10 आप? पार्ट कम से पहले कम छह 55 ओवर स्कोर में, एवरेज, पहले छह 50 ओवर प्लस, जो पावर प्ले। 50+। हाँ हाँ, पावर प्ले में 50-45 के बीच में एवरेज है इनकी। मैंने क्या बोला है? मैंने ये तो बोला कि अगर पाकिस्तान का दिन होगा तो वो 6 ओवरों में 45 कर देंगे, और अगर दिन नहीं होगा तो ये जो है वो 6 ओवरों में 36 स्कोर या 37 स्कोर। आज भी आप देख लो, ओवर आउट में रिजवान साहब ने स्लो स्लो खेल के 35 स्कोर, 30 पहले ओवर में हमें 12 स्कोर आया, और उसके बाद अगली 30 बॉलों में हमने मुश्किल से जो है वो 30 स्कोर किया, 18 स्कोर किया अगली 30 बॉलों में। तो पावर प्ले में आप इस सोच के साथ एग्री करते हो कि ये सोच बिल्कुल ठीक है, और रिजवान की कप्तानी में भी पाकिस्तान को इसी माइंडसेट के साथ चलना चाहिए? आपका इस पे स्टांस क्लियर है बिल्कुल ये? मेरा स्टांस क्लियर इस तरह से है कि अगर रिजवान और बाबर खेल रहे हैं तो उनकी ओपनिंग ही जगह बनती है। अगर आप वन डाउन लेके जाओगे ना तो बाबर नहीं तो आजम फिर से जो बाबर को आज खिलाना उसने क्या एक शॉट, लाजमी है, क्या फर्ज है? नहीं मैं खिलाना लाजमी, वो तो तो फिर फिर आप आप प्लेइंग ड्रॉप कर 11 दो, से बाबर को निकाल दो ड्रॉप ना। कर दो, रिजवान को भी, अगर तो पाकिस्तान की मैं रिजवान भी, को ड्रॉप करना बट आप कर दो। नहीं उसमें फिर यही है ना कि फिर रिजवान को यही मैंने बात की थी कि भाई ये रिजवान को आंखें दिखानी पड़ेंगी, शाहीन को भी और बाबर को की भी, कि भाई आप बेशक बेस्ट होगे लेकिन प्लेइंग 11 में अगर आपने जगह बनानी है ना तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। टेस्ट पे ड्रॉप हुआ है ना वो, तो उसे T20 में भी ड्रॉप कर दो। मैं इस ये चीज पे एग्री करता हूँ। नहीं, आप ये कहते हो कि अगर आपके ख्याल में क्या बाबर के साथ कंटिन्यू अब करना चाहिए या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए? आपका क्या स्टांस है? आप एक स्टांस बताओ कि अब बाबर को खिलाना फर्ज तो नहीं है ना, हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो फिर बाबर को ड्रॉप कर दें T20 हाँ के लिए। हाँ, ठीक है। जी जी और बिल्कुल 100% मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि अगर बाबर आजम को ड्रॉप की ऑप्शन है, अगर रिजवान में इतना हौसला है और मैं अगर रिजवान की जगह हूं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन अनस एक और जो इशू चल रहा है वो मैं अपने नाजरीन को भी बता दूं। इशू सबसे बड़ा वो ये है कि प्लेइंग 11 जो है वो रिजवान नहीं बना रहा। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो सिलेक्टर्स बना रहे हैं। तो ये बेसिकली अनस हाँ, प्लेइंग 11 आतिफ जावेद की है। तो ये रिजवान को जो पूरी अथॉरिटी नहीं दी हुई, ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, क्योंकि कप्तान को जब तक आप अथॉरिटी दोगे तो वो कप्तान कैसे अपनी अपने कार्ड्स खेल सकता है? तो ये आपको क्या लगता है, ये जो स्टांस चल रहा है कि आकिब और रिजवान जो है वो दोनों का स्टांस क्लियर नहीं है, क्योंकि रिजवान के मेरी मर्जी की प्लेइंग 11 नहीं है, फिर हम क्या कहेंगे? और रिजवान ने तो ये, बल्कि कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जर्नलिस्ट से सवाल हुआ तो उसने छुपे, वो जाहिर सी बात है ओपनली तो नहीं कर सकता, उसने छुपे लफ्जों में ये जो आप बात कर रहे हो, उसने 100% ये बात की थी कि देखो मैं अभी नया नया कप्तान बना हूं और मेरे जहन में एक्सपेरिमेंटेशन हैं, इस तरह का उसने वर्ड यूज किया है। तो ये वाली बात आपकी 100% सही है कि रिजवान में, एक तो मैं भी मानता हूँ हौसला है, वो बाबर को ड्रॉप कर देगा अगर उसे लगेगा टीम के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसके जहन में जरूर गेम प्लान होगा। और मैं इस चीज के हक में हूँ, अगर बाबर आजम को आप ड्रॉप करना आपकी टीम के हक में है तो रिजवान को बिल्कुल अथॉरिटी देनी चाहिए। ये आकिब जावेद को, अगर जहां हमने, आपने भी और मैंने भी उसको, उन्हें, हमें टेस्ट सीरीज के बाद उनको बड़ा हमने प्रेज किया, तो अब उनकी गंदी करनी भी बनती है कि यार आप कठपुतली कप्तान तो नहीं लेके जा रहे हो ना, करना है तो फिर फुल उसको अथॉरिटी दो। अच्छा अनस, अब बाबर का तो जो है वो हो गया, मेरा भी स्टांस है, आपका भी स्टांस क्लियर है। अच्छा मेरा अपना स्टांस मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम में अगर टीम में जगह बनती है, या तो बाबर की बनती है या रिजवान की, इन दोनों की पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। एक साथ एक बंदा खेल सकता है, और मेरे हिसाब से अगर आपने नंबर 3 पे खिलाना है, या फिर बाबर आजम खेलेंगे या रिजवान खेलेंगे, मैं तो दोनों को ओपनिंग स्लॉट में नहीं खिला सकता।
मेरा स्टांस ये है कि चिड़िया प्रो में आपको गो फॉर किल जाना चाहिए। हम देख रहे हैं इंडिया, इंडिया 283 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बना रहा है, और इसी तरह दुनिया कहां चली गई है। हम अभी तक जो है वो 6 ओवरों में 40 45 से नहीं निकल रहे। आज ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवरों में 60 स्कोर बनाया। तो ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट क्लियर है और हमारा भी माइंडसेट आपके सामने है। अच्छा अनस, मैं आ रहा हूँ जरा, बाबर की तो हमने बात कर ली, रिजवान पर आप क्या कहोगे? जो आज रिजवान ने इनिंग्स खेली है, क्या कैप्टन को जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है? क्योंकि हम कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो आज जो कप्तान ने इनिंग्स खेली है उसका क्या इंपैक्ट रहेगा बाकी प्लेयर्स पर? यार मैं तो बहुत सारे लोगों से, बल्कि बहुत सारे क्या मेजोरिटी लोगों से इसलिए इख्तलाफ करूंगा क्योंकि आज मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी थी ही नहीं रैश शॉट की। आज आपको सिंपल ये करना था, 30 बॉलों पे 20 स्कोर करना था। और बाकी फिर जो 50 बॉलें आपने खेलनी थी, मतलब पहली 30 बॉलों पे 20 स्कोर करना था। और नेक्स्ट जो 20 बॉलें हैं, सॉरी, यानी कि 50 बॉलें टोटल, उसके अंदर आपने 60 स्कोर करना था। ये आपकी गेम थी। आज ये था स्ट्रैटेजी। लोग इख्तलाफ इस चीज से करेंगे, मेजोरिटी ये कहेगी कि रिजवान ने आज बहुत बुरा खेला। मेरे हिसाब से वो पिच को, कंडीशन को, टोटल को समझ गया था, लेकिन उससे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसने रैश शॉट ना खेलता, वो टुक टुक लगा रहता, बाउंड्रीज आ जाती, और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मैच जीता था, क्योंकि विकेट से हम हारे हैं, रन से नहीं हम हारे। रन 12 13 रह गए थे, 2 गेंदें और होती, 2 छक्के पड़ते तो मैच ही खत्म हो जाता। यार अनस, आपने शुरू में कहा था कैजुअल गुफ्तगू करनी। अगर तो कैजुअल गुफ्तगू करनी है ना, फिर तो सीधी बात है कि ये तो हाँ बिल्कुल एक अहमकाना बात आप कर रहे हो, मजाक से हटके एक सीरियस बात है कि यार एक बंदे ने 25 बॉलें खेली हैं और 16 स्कोर, और 16 से भी पहले उसने आखिरी बॉल पे चौका मारा। अगर वो चौका ना मारे तो आपने करो 12। आप T20 क्रिकेट में क्या रना बॉल भी नहीं खेलोगे? अगर रना बॉल भी नहीं खेलेगा और आप कहोगे कि स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है, और ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कि आप खुद कप्तान साहब टुक करते रहे और जो नीचे वाले प्लेयर है वो बेचारे जो है वो आप शॉट मारे और वो फिर आउट हो? ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? ना, ये तो कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो भी शुरू में थोड़ा सा तेज। चलो मैं मानता हूँ, ठीक है यार उसने छक्के नहीं मारने, चौके, यार सिंगल तो ले सकता है कम से कम, रन बहुत खेले, 100 के स्ट्राइक रेट के लिए। ये तो एक सिंपल सी यार, बात यार उसमें स्ट्रैटेजी यही थी ना कि उसको समझ आ गई थी। और फिर आप ये भी क्यों नहीं समझ रहे हो कि जो नीचे जो खेलने वाले बंदे हैं वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आकिब जावेद की अभी हमने बात की, अब आप देखो उसने वाइस कप्तान ऐसे बंदे को बनाया है जिसका डेब्यू हो रहा है। आप मुझे ये बताओ कि अगर रिजवान वहां रोकता ना, ऐसा नीचे एक नाम बताओ एक्सपीरियंस जिसको आप समझते हो कि यार मैच फिनिश करने की या प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी थी। वो तो इसलिए है। खड़ा था कि मैक्सिमम बॉल लेके बॉल खराब मैं कर दूं, तो ताकि जब जो नया प्लेयर आए ना उसको बॉल खराब हुआ हुआ मिले और उसके बल्ले पे गेंद ज्यादा पड़े। तो मेन मेरे हिसाब से तो यहाँ मैं स्ट्रैटेजी का आपका और मेरा बड़ा इख्तलाफ है। मेरा ये था कि पावे 30 गेंदों के ऊपर वो उसके 10 स्कोर थे, मुझे मंजूर थे। लेकिन जो 20 आगे आने वाली गेंदें थी ना, वो जो आगे आने वाला प्लेयर है, जो यंगस्टर है आपका इरफान खान न्याजी है, उसमें आगा सलमान है, उसके अंदर फिर आज उसको अब्बास अफरीदी है, या जितने भी प्लेयर्स आपके आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो, इसलिए उसने बॉल्स कंज्यूम की। यार मैं तो इससे बिल्कुल टोटली डिसएग्री करूंगा, और मैं नहीं, मेरा ख्याल है आधी कौम इससे डिसएग्री करेगी। भाई आप कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं कि आप अनस की बात से एग्री करते हैं कि नहीं। मेरी अपने बिल्कुल माइंडसेट ये क्लियर है कि अगर आप ऊपर से जो है वो कप्तान होकर, अब आप कप्तान हो, अब आप सिर्फ प्लेयर नहीं हो, आप कप्तान हो, आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जब जैसे खेलोगे ऐसे ही आपकी टीम खेलेगी। अब आप ऊपर से आगे आप इस माइंडसेट से खेलोगे, मैं पहले टुक टुक करूं, पावर प्ले आपने जाया कर दिया, फिर उसके बाद आपने अगले 4 ओवर भी आप और उस्मान खान जो है, चलो उस्मान खान उस वक्त आया था, वो थोड़ा सा इनिंग्स बिल्ड कर रहा था और वो प्रेशर में है बेचारा। उस्मान खान तो वैसे ही प्रेशर में है, क्योंकि उसको वर्ल्ड कप में भी उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, पहले मैच में भी नहीं रही, तो उसको तो मौका चाहिए कि मैं किसी तरह परफॉर्मेंस दूं, वो प्रेशर में था। रिजवान तो कप्तान था, पहले पावर प्ले जाया किया, फिर उसके बाद जो है वो अगले भी 3 4 जाया किए, और उसके बाद फिर विकेट भी देकर चला गया। यहाँ तो फिर ये होता ना कि आप फिर मैच फिनिश करके आते, फिर तो मानते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी ठीक थी। और ये कौन सी अकलमंदी है कि खुद आप टुक टुक करके उसके बाद आप आउट हो जाओ, और फिर नीचे वाले सलमान अली आगा या बाकी प्लेयर्स आप एक्सपेक्ट करोगे वो आपको छक्के मार के मैच देता है। इरफान खान नियाजी की तो ये हिम्मत है, और उस्मान खान की, जिन्होंने हारे हुए मैच को भी बनाया, कोशिश की, एट दी एंड तक लड़ते रहे। लेकिन ये भी बात है कि मेरे साथ तो आज रिजवान टोटल फेलियर है, रिजवान की ही वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। अच्छा, इसमें तो आपकी बात में खुद ही इख्तलाफ हो गया। अब मुझे आप ये बताओ कि उस्मान खान की पहली 25 गेंदों में उस्मान खान का क्या स्कोर था? मैं वही बात बता रहा हूँ कि कप्तान जैसे खेलेगा पहले वैसे ही मुझे सिर्फ बाकी। इस चीज का आंसर दो ना, पहले बताओ 25 गेंदों में उस्मान खान का क्या स्कोर था? नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना स्कोर, आप बताओ। 12 स्कोर था, 13 स्कोर था, इतना ही था, ये तो एग्री करते हो?
नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं आइडिया। मेरे हिसाब से जैसा उस्मान खान नहीं, ने 12 बॉलें, आइडिया तो मैं बता देता हूँ, उस्मान खान ने जो पहली 12 बॉलें के लिए, उस्मान खान का 9 स्कोर था। पहली 12 बॉलों में 9 स्कोर था। अगर अगली 12 बॉलों में उसने 3 स्कोर बनाया तो मुझे नहीं पता। पहली 12 बॉलों में 9 नहीं, स्कोर। मैं आपको बता देता हूँ। 25 बॉलों पे उसका 15-16 स्कोर था। इतना ही था, इससे ऊपर नहीं था। एक चीज। और फिर जो नेक्स्ट 25 बॉलें थी, आप ये देखो कि वो 33-34 बॉलों पे उसने, मतलब 33-34 तो नहीं, 36 बॉलें या 37 बॉलें हैं, छत्तीस उस पे 37 उसने बॉलों पे 50 काबू मारी। बनाया। हाँ, 37 बॉलों पे 51 में। तो आप यही यही चीज आज रिजवान को करनी थी। आप रिजवान पे क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हो कि रिजवान से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वही काम उस्मान खान ने किया जो रिजवान ने करना था। वो उसका डे नहीं था, बुरा था, इसलिए उसको प्रेज नहीं मिल रही। ये अगर उससे हो जाता जिस तरह उस्मान खान से, तो जिस तरह आप उस्मान खान की तारीफ कर रहे हो, खेला दोनों ने एक ही है। स्ट्रैटेजी दोनों की एक ही थी। उस्मान ने सक्सेसफुल कर दिया इसलिए आप उसको प्रेस कर रहे हो, और रिजवान से आज अनसक्सेसफुल हुआ तो प्रेस कर रहे हो। हालांकि दोनों की स्ट्रैटेजी सेम थी। उस्मान नहीं, खान मैं की आज आपको बता हार देता के हूँ। बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक मिनट रुको। उस्मान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हार के बाद, टीम के बाद इन्होंने उस्मान खान को भेजा है। उस्मान खान ने एग्जैक्टली यही बात की है जो मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अब आप बताओ। मैं इसमें बस क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। सिंपल मैं ये बात कर रहा हूँ कि रिजवान जो था वो ओपनिंग पे आया, और वो सीनियर प्लेयर था, सीनियर प्लेयर के साथ कप्तान भी था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ऊपर से अगर वो रोक भी रहा है। पहली बात तो मैं इसके इस क्रिकेट के तो बहुत अगेंस्ट हूँ, ये जो डिफेंसिव माइंडसेट है ना, कि आप टुक 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 करते रहो और एंड में आप एक्सपेक्ट करो कि मैच लेके जाना, ये बहुत फेलियर है। पहले 6 ओवर को यूटिलाइज नहीं पहले रिजवान ने किया, जो सीधी बात है। अच्छा, अब उसके बाद जिस टाइम रिजवान और उस्मान खान खेल रहे थे ना, उस्मान खान था यंगस्टर। वो बेचारा यूएई से निकल कर आया पाकिस्तान की टीम में, और वो मौके की तलाश में था। उसने अगर रोका भी, उसने अगर शुरू में रोका, तो उसको इस बात का यकीन था कि मैं उसके बाद मार सकता हूं, और उसने फिर मारा। यानी कि उसने इतना भी, और मैं आपको ये बात बता दूं, उसने इस तरह भी बॉलिंग डॉट नहीं की। रिजवान ने तो लिटरली, जो बार्टलेट था ना, जो बार्टलेट था, पहली बात, ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं थी, ना पैट कमिंस, ना मिचेल स्टार्क, ना हेजलवुड। बार्टलेट को इन्होंने ब्रेटली बना दिया रिजवान ने। वो तो बेचारा बिल्कुल स्टक हुआ हुआ था। तो रिजवान की ये हालत थी, इस वजह से मेरा बिल्कुल स्टांस क्लियर है कि भाई इस क्रिकेट के मैं बिल्कुल भी आगे नहीं हूं, और मैं ये कहता हूं कि ऊपर से आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए ताकि नीचे वाले भी अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अब अनस, मैं एक बात ये कर रहा हूँ, जैसे इंडिया है, इंडिया ने टी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 283 बनाया। इसी इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 297 बनाया। इसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 220 भी बनाया। कहने का मकसद ये है, अभी ये 10-100 स्कोर में पे आउट होगा इंडिया, लेकिन इनका एक माइंडसेट क्लियर है कि हमें टी20 क्रिकेट में अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। बाबर और रिजवान अगर ओपनिंग करने आएंगे तो फिर पाकिस्तान ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकता। बस मेरा पॉइंट क्लियर है। बाकी हमने आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके ख्याल में आज 3 मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप बता दो फिर जल्दी से, आपके ख्याल में क्या 3 मिस्टेक्स हुई हैं? नहीं, मिस्टेक से मुराद मेरे 3 नाम थे। उसमें 3 नाम मैंने आपको बताए। उसमें बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी और आगा सलमान है। और उस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा कंप्लीट करता हुआ चलूं कि उस्मान और रिजवान की आप बात कर रहे हो ना, तो रिजवान का मैं ये छोटी सी बात कर दूं। रिजवान के अंदर हिटिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, वो नेचुरल टी20 का प्लेयर ही नहीं है भाई। अगर आप उसके स्टैट्स कुछ और कहते हैं, वो टी20 का प्लेयर है, लेकिन वो टी20 का प्लेयर नहीं है। जो आप बात करते हो ना, उस बात पे मैं एग्री करता हूँ, सिर्फ एक सेंस पे, कि बाबर और रिजवान की प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं बनती। मैं अनस, मैं इससे पहले ना, आपसे पहले मैं लाइव भी गया था जिस टाइम मैच खत्म हुआ था, मैंने वहां पे भी यही बात की थी कि मैं इस पूरी प्लेइंग 11 में ना बाबर या रिजवान एक को खिला सकता हूँ। वो भी इसलिए कि हम पे एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए होता है, जब आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने फखर जमान और साइम है, इत्तेफाक से दोनों आउट हो गए हैं, शुरू में पहले ओवर में आउट हो गए, दूसरे ओवर में, तो आपको एक प्लेयर जरूर चाहिए होता है जो इनिंग्स को बिल्ड कर सके ना, जो सिंगल डबल लेके दे सके। तो उस लिहाज से नंबर 3 पोजीशन परफेक्ट है, बाबर की या रिजवान की। इन दोनों से एक प्लेयर खेल ले नंबर 3 पर। बाकी ऊपर से आपको अटैक करना है। अगर आपका ऊपर से डिफेंसिव माइंडसेट है ना, कि हम पहले रोक रोक के उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट खेलें। आज आप देखो, मैं आपको बताता हूँ मेरी 3 बड़ी मिस्टेक्स मेरे हिसाब से क्या हुई है। पहली बड़ी मिस्टेक जो थी वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी। मैं तो इस प्लेइंग 11 की अगेंस्ट था, क्यों? कि अगर आपने एक ओपनर को, आपने ओपनर नहीं भेजना था, साहिब ज्यादा फरहान को अगर आपने ओपनर नहीं भेजना था, क्योंकि वो है ही ओपनर, जेन्युइन ओपनर है, तो आप हसीबुल्लाह को खिला देते। वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर था। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को आप मिडिल ऑर्डर वाली जगह पे नहीं खिला रहे, और ओपनर को आप नीचे लेकर आ रहे। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, सबसे बड़ी। उसके बाद आप दूसरे नंबर अच्छा, पे देखो, हसीबुल्ला को किसकी जगह खिला रहे थे? ये भी साहिबजादा बता दो फरहान की ना जगह साथ। पे, साहिबजादा फरहान की जगह पे।
अच्छा, ठीक है। और उसका एडवांटेज क्या था, सिडनी का जो ग्राउंड है ना, वो कुछ लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि जो एक साइड है ना वो छोटी थी। तो एडम जैम्पा इतना चालाक, एडम जैम्पा के जो 4 ओवर्स है ना वो उसने निकलवाई उस साइड से, जो लेफ्ट साइड पे बनती थी बाउंड्री लंबी। अगर वहां पे एक लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बन जाता था तो यकीन करो, हसीबुल्ला अगर हो जाता, अगर चांस ले लेते तो हसीबुल्ला ने कहीं मार देना था। और मैं तो से एक और बात के हक में हूँ, ये मुझे नहीं समझ आ रही इसको क्यों नहीं कर रहे, कि आप कुछ आपने शाहीन और नसीम को हर मैच लाजमी खिलाना है। आप ये देखो कि शाहीन ने पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा ओवर्स कराए, इसकी वजह से शाहीन की पेस भी 132 पर आई। नसीम शाह के साथ भी हम देख रहे हैं। आपने यंगस्टर्स को क्यों नहीं मौका देते, आप एक प्लेयर को रेस्ट करा दो, एक जो है मौका दो इस बेस पे भी, ताकि उनको चांस तो मिलेगा ना, एक उसमें ये रेस्ट भी मिल जाएगा। आप शाहीन और नसीम को हर मैच ला सकते हो। और जहांदार खान भी ना एक टैलेंटेड प्लेयर था, और उसका चांस था कि वो नीचे से हिटिंग आप करके दे सकता है। तो मैं तो इस स्ट्रेटेजी के भी अगेंस्ट आप मौका ही नहीं देते, आप कहते हो नहीं हमने शाहीन और नसीम के साथ जाना है। ये भी मेरा थोड़ा सा अगेंस्ट है। और तीसरी बड़ी मिस्टेक जो थी वो पाकिस्तान की फील्डिंग थी। पुअर फील्डिंग आज देखने को मिली है। बाबर आजम से फील्डिंग नहीं हुई ना, आगा सलमान जो स्लिप का फील्डर था उससे स्लिप पे कैच छूटा। फिर पहले ओवर में आप देखो फैजल मगर का कैच जो है वो नसीम ने छोड़ दिया। तो पुअर फील्डिंग थी आज पाकिस्तान। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ ना, आपने कहा कि मैं सबसे पहली गलती थी प्लेइंग 11 की, उसमें मैंने आपसे पहला चेंज तो मुझे समझ आ गया, आप कह रहे हो कि साहब ज्यादा फरहान की जगह हसीबुल्ला को होना चाहिए। एक दूसरा क्या चेंज था? मैं बता रहा हूँ साजिदा फरहान को हसीबुल्ला की जगह पे क्यों आना चाहिए था, इसकी वजह यह है कि इनका माइंडसेट क्लियर है बचा कि छोड़ो, अभी सिर्फ चेंजेस बताओ, अभी सिर्फ ठीक है, चेंजेस बताओ, पहली समझ आ गई, दूसरी ठीक बताओ। है। दूसरी, मैं इस हक में हूं कि शाहीन और नसीम को ना आपको हर मैच नहीं खिलाना, उनकी फिटनेस की बेस पे जानदाद खान को मैं खिलाता, अभी इस शाहीन या प्लेइंग नसीम। 11 में बताओ ना यार, प्लेइंग 11 में किसको जानदाद बिठा खान रहे हो को मैं आपकी, ना होता तो मैं जानदाद खान को मौका दे देता। दो चेंजेस करता, किसकी जगह? शाहीन या नसीम दोनों में से जिसकी किसकी? फिटनेस का ज्यादा है, उसको रेस्ट करा देता। नहीं, अभी आपकी बन रही है ना, आप बताओ ना, अपनी बताओ। यार मैं तो अब ग्राउंड में नहीं बैठा हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस स्ट्रेटेजी के हक में हूँ कि जिसकी फिटनेस का थोड़ा बहुत इशू है आप उसको रेस्ट कराओ। तो अब वो जो उधर बैठे हुए जो टीम मैनेजमेंट बैठी है उनको ज्यादा पता होगा कि कौन ज्यादा जो है। मुझे तो देखने में नसीम ज्यादा लगा है, ऐसी बोलूँ नसीम मुझे ज्यादा रेस्ट लगा है तो मैं नसीम को बिठा देता। ये अब उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक को बिठाना चाहिए, मैं नसीम को बिठा देता। अच्छा, ये तो दो हो गए, तीसरा? बस दो 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 चेंजेस के हक में था। और सुफियान मुकीम अच्छा, बिल्कुल दो ठीक खेला है। चेंजेस। सुफियान मुकीम को क्या चाहिए, वो बिल्कुल ठीक खेला है। मैं अभी नहीं, मैं पहले भी सुफियान मुकीम की बात कर रहा मैं समझ गया, उसमें फिर था। ये आर्ग्यूमेंट मेरा ये आपको आएगा, जो आपके दो चेंजेस है ना, हसीबुल्ला खान वाली, इसलिए लॉजिक, क्योंकि इसका ना ये क्वेश्चन हुआ था रिजवान ने, रिजवान से हसीबुल्ला खान का नाम लेके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब दे दिया था, और मैं रिजवान की बात से एग्री करता हूँ। उसने कहा था आगे जिम्बाब्वे टूर आ रहा है, और जाहिर है मैं चाहता हूँ कि तब जो है ना मोस्टली हमारा एक्सपीरियंस कोई भी नहीं होगा, तो यंग टीम खेले। तो हसीबुल्ला खान जाहिर है विकेट कीपर है, तो उसने ना ये चीज सोची हुई थी। और जब तक आपको पहली T20 की भी प्लेइंग 11 आपको सामने आई थी कि वो पैनिक मोड में जाके हसीबुल्ला को खिलाया है। ओरिजिनल प्लेइंग 11 में हसीबुल्ला नहीं था, जहादात खान था। तो हसीबुल्ला खान का आर्ग्यूमेंट इसलिए खत्म हो जाता है कि प्लेइंग 11 में उसको चांस कंसिस्टेंट बेसिस पे मिलेगा जिम्बाब्वे टूर पे, इसलिए इन्होंने कोशिश की कि साहबजादा को ये पूरी सीरीज दी जाए। एक दूसरी, जो जहादात खान की और नसीम की बात कर रहे हो ना, उसका मेरा आपको आंसर ये है कि यार अभी प्रॉब्लम, मैंने आपसे पूछा कि मुझे आप एक बंदा बताओ कि बाबर और रिजवान को अगर हम हटा देते हैं, नीचे एक एक्सपीरियंस बंदा बताओ जिसके अंदर मैच फिनिश करने की कैपेबिलिटी हो। एक भी नहीं है। तो फिर अगर आप नसीम को भी निकाल दोगे तो फिर बॉलिंग कौन करेगा? वो भी इनएक्सपीरियंस, बैटिंग भी इनएक्सपीरियंस। नहीं 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 नहीं। आप यहाँ पे मेरी बात अच्छा अनस, थोड़ा सा ना हम टाइम शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जो है वो लिमिट पे आ गया। तो मैं तो मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि नसीम को जो है ना वो आपको इसलिए बिठाना चाहिए कि यार ये हमें चैंपियंस ट्रॉफी तक चाहिए। आपको पता है ना कि पाकिस्तान का शेड्यूल कितना पैक्ड शेड्यूल है, आपकी मैचेस ही मैचेस हैं। तो ऐसे आपको ही, हर मैच नहीं कराना, ऐसे आपको ही। थोड़ा सा रेस्ट भी कराना है। तो मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ, बाकी जो है जिम्बाब्वे में मिलेगा ना रेस्ट? हम्म, जिम्बाब्वे टूर में रेस्ट है ना? या फिर कोई बात है कि चलो अब ये इस पे हम अब डिसएग्री अभी कर सकते हैं, ये हमारा अपना है। तो बस भाई मैंने ये बात करनी थी अनस, मैं सही। आपका भी जो है वो बस मेरा एट द एंड मेरा बिल्कुल स्टांस ये क्लियर है। अनस का भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया।
भाई आप जिससे एग्री करते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बाकी मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला, तो थैंक्स अ लॉट। जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह पीएसएल के अंदर भी मेरा तो ये है कि मैं इनवाइट करने की कोशिश करूंगा कि पीएसएल पे रेगुलर शोज रहें, तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये है कि इंशाल्लाह हमने डिटेल एनालिसिस करने हैं पीएसएल। ठीक, तो बस भाइयों आपसे भी जानना चाहूंगा, अगर आप लोग अनस अनस नवीद भी अपने यूट्यूब पर जो है वो क्रिकेट पर रेगुलर डिस्कशन करते हैं, और अगर आपको स्टैट्स की बेस पर अगर आपको डिस्कशन देखनी है, तो मैं आपको रिकमेंड हमेशा करूंगा कि अनस नवीद का वन ऑफ द बेस्ट स्टैट्स के लिहाज से, क्योंकि स्टैट्स की बेस पर डिस्कशन करते हैं। बस भाइयों अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा, और सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।